दुनिया में दो तरह की कैदें होती हैं। एक जो दीवारों में कैद करती है, जहां ताले लगते हैं, और दूसरी जो हालात में कैद करती है, जहां दरवाजे खुले रहते हैं मगर इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है। यह कहानी एक ऐसे ही लड़के की है, आरिफ, जिसे वक्त ने एक अदृश्य कोठरी में बंद कर दिया था। एक ऐसी कोठरी जो नजर नहीं आती पर महसूस होती है, हर सांस के साथ, हर मजबूरी के साथ, हर आह के साथ। और फिर एक दिन उस लड़के ने ठान लिया कि अब वक्त नहीं चलेगा, अब वो चलेगा। और उसी दिन वक्त की कोठरी ने उसके आगे सिर झुका दिया। शहर के पुराने हिस्से में एक बस्ती थी, तंग गलियों से भरी, उबली हुई उम्मीदों से भरी, और टूटी हुई छतों के नीचे जिंदगियां पलती हुई। वहीं एक छोटा सा कमरा था, दीवारों पर सीलन के काले निशान, कोनों में जाले, और बीच में एक पुराना पंखा जो हवा कम, कराहें ज्यादा निकालता था। यही घर था फरजाना बी का, उनके बेटे आरिफ का, और 5 साल की मासूम नाइमा का। फरजाना भी अक्सर कहती थी, हम गरीब हैं मगर रब ने दिल का अमीर बनाया है। पर उस अमीरी की चमक उनकी खांसी के भीतर गुम हो चुकी थी। सुबह के 5 बजे पीली रोशनी वाले बल्ब के नीचे फरजाना बेतस्बीह थामे बैठी थीं। उनकी सांसें भटक रही थीं, जैसे कांच पर गिरती बूंदें रास्ता ढूंढती हैं। उसी वक्त कोने में पड़े फटे कंबल में हल्की सी हरकत हुई। आरिफ जाग चुका था, उम्र 19, पर चेहरे पर 22 साल की जिम्मेदारियां, आंखें सपनों से भरी पर बोझ से ढंसी हुई। वो अम्मी के पास आया, धीरे से बोला, अम्मी, रात को बहुत खांसी थी। फरजाना भी मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जो दर्द छुपाती है। मैं ठीक हूं बेटा, तू फिक्र ना कर, आज मंडी में काम ज्यादा है ना, जल्दी जा। आरिफ ने दवा की शीशी उठाई, खाली थी। सीधी बेरहम सच्चाई। अम्मी, आज ले लेते हैं। फरजाना भी तुरंत बोली, नहीं, पहले नाइमा की फीस भर, दवा बाद में हो जाएगी। ये बाद में एक ऐसा शब्द था जो गरीबों की जिंदगी में हमेशा आता है और कभी पूरा नहीं होता। कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। हर टिक उसे याद दिला रही थी कि बचपन खत्म हो चुका है, अब सिर्फ वक्त और जिम्मेदारी है। नाइमा नींद में करवट बदली, छोटे हाथों में टूटी हुई गुड़िया थी। उसे क्या पता उसके भाई के सपने उसकी फेस में गिरवी पड़े हुए हैं। आरिफ ने अम्मी को देखा, उनकी आंखों में डर था। डर की कल दवा आएगी या नहीं, डर की कल का चूल्हा जलेगा या नहीं। और उसी सुबह वो लड़का जो कल तक बच्चा था आज बड़ा हो गया। शहर की सब्जी मंडी, जहां सब कुछ मिलता है सिवाय रहम के। सवेरे की धुंध में मंडी का शोर ऐसे उठता था जैसे किसी ने 100 दरवाजे एक साथ खोल दिए हों। ठेलों की टक्कर, कह कहे, गालियां, मोल भाव, सब मिलकर एक कोलाहल बनाते थे। पर इस शोर के बीच एक लड़का हमेशा खामोश रहता था, आरिफ, क्योंकि उसके अंदर की आवाज बाहर के शोर से कहीं अधिक भारी थी। उसके हाथ फट चुके थे, उंगलियों पर पपड़ी, कंधों पर बोझ उठाते उठाते नसें उभर आई थीं, पर वो फिर भी मुस्कुराता था। वही मुस्कुराहट जो मजबूरी की भट्टी से निकली होती है। ठेकेदार मजरूफ खान ने दूर से चीखा, ओए आरिफ, जल्दी कर, आज ज्यादा माल उतारना है। आरिफ बोला, जी खान साहब। खान ने सिगरेट का कश लिया, तिरछी नजर से उसे देखा। अम्मी की तबीयत कैसी? ठीक नहीं, दवाइयां खत्म है। खान ताना मारते हुए हंसा। बेकार लोगों का यही हाल होता है, ना पैसा ना तालीम, और ऊपर से पढ़ाई का शौक। अबे पहले पेट भरना सीख। मंडी हंस पड़ी। कुछ ने व्यंग्य किया, कुछ ने ताली बजाई, पर आरिफ चुप रहा, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी का मजाक उड़ाती है जिसके इरादे सबसे मजबूत हों। उसने बोरी उठाई, कंधे पर रखी और चलते हुए खुद से कहा, हंसने दो, मेहनत कल जवाब देगी। मंडी की थकान अभी उतरी भी नहीं होती कि शाम होते ही आरिफ होटल पहुंच जाता था। रसोई का धुआं आंखों में जलन डालता था, तेल की गंध कपड़ों में बस जाती थी, और मैनेजर वसीम मलिक की कड़वी आवाज कानों में हथौड़े की तरह बजती थी। वसीम चिल्लाया, ओए आरिफ, ये बर्तन ऐसे धोते हैं? ये होटल है, तेरे बाप का घर नहीं। आरिफ ने सिर झुका लिया। वसीम आगे बढ़ा, तुझसे कुछ होता नहीं और पढ़ाई करेगा, औकात क्या है तेरी? ये शब्द उसके दिल पर ऐसे गिरे
जैसे किसी ने ठंडी जंजीर फेंक दी हो। होटल की भट्टी गर्म थी, पर उसके सपने उससे भी ज्यादा गर्म थे। उन्हें कोई बुझा नहीं सकता था। उसने टब में हाथ डाले, गर्म पानी में उंगलियां जल गईं, पर उसने उंगलियां नहीं खींची, क्योंकि दर्द उसकी आदत बन चुका था और आदत बदलना उसके बस में नहीं था। गरीब आदमी की दो कमाई होती है, एक शरीर की मजदूरी, दूसरी अपनी बर्दाश्त की। रात के 10 बजे जब आरिफ घर लौटा, कमरे में गहरी खामोशी थी। वो खामोशी जो टूटी नहीं, सुनाई देती है। नाइमा सोई हुई थी, गुड़िया सी सिकुड़ी हुई, पर अम्मी जाग रही थी। दीवार सहारे, हाथ में दवा की पर्ची, पर्ची जिस पर कीमत ज्यादा थी और घर की औकात कम। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा आज दवा मत लाना, नाइमा की यूनिफॉर्म सिलवानी है, कल उसे स्कूल जाना है। आरिफ का दिल भारी हो गया। उसने अम्मी का हाथ थामा, वो हाथ जो अब कांटा सा पतला, सूखा और ठंडा था। अम्मी, आपने खुद को इतना कम क्यों कर लिया? फरजाना भी मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जो टूटे दिल पर चिपकी होती है। मैं कम नहीं हुई बेटा, बस हालात बड़े हो गए हैं। टूटा हुआ बल्ब हवा में टिमटिमा रहा था, जैसे हर पल बुझने की कोशिश कर रहा हो। और उसी रोशनी में आरिफ ने महसूस किया, वक्त की कोठरी और तंग हो गई है। उस रात आरिफ छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। ऊपर तारे थे, नीचे टूटे सपने। ऊपर रोशनी थी, नीचे अंधेरा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं बस इसी के लिए पैदा हुआ हूं? अम्मी कब तक ऐसे जिएंगी? नाइमा की पढ़ाई कब तक उधार रहेगी? उसकी आंखें भर आईं, पर तभी नीचे गली में तेज कदमों की आवाज आई। कोई भाग रहा था, बुरी तरह, जैसे जान उसी में अटकी हो। हाथ में एक काला बैग, पीछे पुलिस। आदमी गली के मोड़ पर फिसला, बैग उसके हाथ से छूटा, कुछ दूर लुढ़का, दमी उठा और अंधेरे में गायब। पुलिस दूसरी दिशा में भाग गई। कुछ पलों का सन्नाटा। आरिफ नीचे उतरा, बैग उसके पैरों के पास। उसने उठाया, वजन भारी, अंदर गड्डियां, नोटों की गड्डियां। इतना पैसा उसने कभी साथ में नहीं देखा था। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। अम्मी की खांसी कानों में गूंज उठी। नाइमा की फीस, मंडी का अपमान, होटल का ताना, सब एक साथ सामने आ गया। एक आवाज फुसफुसाई, ले ले, किसे पता चलेगा। दूसरी, अम्मी की आवाज, हर आसान रास्ता गंदगी में ले जाता है बेटे। आरिफ के आंसू बह निकले। उसने बैग बंद किया और अपने दिल से कहा, अगर आज गिर गया तो फिर कभी उठ नहीं पाऊंगा। सुबह होते ही वो थाने पहुंचा। थानेदार अविश्वास में, इतनी रकम लौटाने कौन आता है? आरिफ बोला, जिसके पास खोने को सिर्फ अपनी इज्जत हो, वो चोरी का पैसा नहीं उठा सकता। ये वो वाक्य था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। कुछ देर बाद थाने में एक शख्स दाखिल हुआ। सफेद कुर्ता, सुथरी दाढ़ी, आंखों में नरमी और तहजीब। मोहम्मद अजहर, एक नाम जो ईमानदारी और इज्जत से जुड़ा था। बैग उनका था। उन्होंने आरिफ को देखा, ध्यान से, मानो उसके भीतर झांक रहे हों। बेटा, ईमानदारी आजकल मोमबत्ती की तरह है। हम सब उसके बुझने का इंतजार कर रहे थे, आज तुमने उसे फिर से जला दिया। उन्होंने पूछा, क्या करते हो? आरिफ ने सच बताया, मंडी का काम, होटल का काम और थोड़ी पढ़ाई। अजहर साहब बोले, अगर चाहो तो मेरे ऑफिस आ जाओ। मैं ऐसा नहीं कर रहा। तुम जैसे लोगों को मौका देना मेरा फर्ज है। आरिफ ने सिर उठाकर कहा, मुझे मदद नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए। अजहर साहब मुस्कुराए, तुम जैसे लड़के मौकों को मेहनत की मिट्टी में बोकर सोना उगाते हैं। कल से ऑफिस ज्वाइन करो। ऑफिस की दुनिया अलग थी। फाइलें, अकाउंट्स, कंप्यूटर्स, कस्टमर्स। आरिफ के लिए सब नया था, लेकिन वह हर चीज ऐसे सीखता जैसे उसके जहन में जगह पहले से बनी हो। सुबह ऑफिस, रात को पढ़ाई, नींद उसके लिए अब एक लग्जरी थी। अजहर साहब देखते रहते, उसकी लगन, उसकी भूख, उसकी आग। आरिफ, सीखो, क्योंकि किसी दिन तुम्हें अपना कारोबार संभालना पड़ेगा। वक्त बीतता गया, आरिफ बढ़ता गया। कहते हैं, जिनके पास दौलत नहीं होती उनके पास सिर्फ मेहनत होती है, और मेहनत जब तेज दौड़ती है, वक्त भी उसके पीछे भागता है। अम्मी की दवाइयां अब समय पर आने लगी। नाइमा की फीस कभी लेट नहीं होती।
घर की दीवारें अब उतनी उदास नहीं दिखती थीं, पर वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसकी नजरें दूर थीं, बहुत दूर। 2 साल बाद अजहर साहब ने उसे ऑफिस में बुलाया। उन्होंने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। आरिफ, अब वक्त है कि तू आगे बढ़े। मैंने तेरे लिए एक छोटी सी सप्लाई यूनिट तैयार की है, तुझे ही संभालनी है। आरिफ हकबका गया। साहब, मैं कैसे करूंगा? अजहर मुस्कुराए। जब आदमी के पास सच्चाई होती है, कारोबार अपने आप पनप जाता है। और यूं नूर फूड सप्लायर्स का जन्म हुआ। वही होटल जिसने कभी उसे अपमानित किया था, उसका पहला ग्राहक बना। वक्त अब दोस्ती करने लगा था। कुछ महीनों में बदलाव दिखने लगे। घर में नया पंखा, अम्मी के लिए दवाइयों का पूरा कोर्स, नाइमा के लिए नए कपड़े। फरजाना भी खुश थीं, सुकून में थीं। उन्होंने आरिफ के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तूने कैसे कर दिखाया? आरिफ मुस्कुराया, हल्का, शांत और जीत से भरा हुआ। अम्मी, वक्त ने मुझे कोठरी में कैद किया था, लेकिन चाबी हमेशा मेरे पास थी।